Unacademy. Let's crack it. सीए फाइनल क्रैक करने के लिए राइट गाइडेंस, टाइम मैनेजमेंट स्किल और स्ट्रेटजी है सबसे इंपॉर्टेंट। और इन तीनों चीजों में आपकी हेल्प करूंगा मैं। हाय, मैं हूं सीए महेश गौर और आप शायद मेरे को मेरी बुक एग्जाम ट्रैकर या मेरे रिवीजन लेक्चर 3D एनिमेशन के लिए पहचानते हैं। मैं आ रहा हूं अनअकैडमी पर आपको सीए फाइनल क्रैक करने में हेल्प करने, जस्ट लाइक माई 47 लर्नर्स जो टॉप रैंकर्स है। अनअकैडमी को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सपनों की उड़ान पूरी कीजिए मेरे लाइव क्लासेस के साथ। अकेडमी के प्लस कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हो तो उसका फायदा क्या क्या है? अगर आप लाइव सेशन अटेंड करते हो तो आपको इंटरेक्टिव लाइव सेशन मिलेंगे और मान लीजिए कि कभी कोई भी लेक्चर आपका मिस हो गया तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल रहेगी और आप कितनी भी बार उसे देख सकते हैं। आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशन रेगुलर बेसिस पे होते हैं जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। उसके अलावा हमारा 19 मई से सुपर ओवर बैच शुरू होने वाला है। सुपर ओवर बैच जो है वो नवंबर 21 अटेम्प्ट के लिए सीए फाइनल सेकंड ग्रुप के लिए, जिसमें हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ में पूरा सब्जेक्ट जो है फास्ट ट्रैक मोड में कवर करेंगे और साथ में प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे ताकि प्रैक्टिस कर सके। तो ये प्रैक्टिस बैच की तरह रहेगा हमारा। इसमें आईडीटी जो है मैं लेने वाला हूँ और बाकी के और भी प्रोफेसर हैं जैसे सचिन गुप्ता सर कॉस्टिंग एंड दुर्गे सिंह सर डायरेक्ट टैक्स लेने वाले हैं। तो मिलते हैं हम हमारे सुपर ओवर बैच में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है रैपिड रिवीजन मैराथन रन में, वो है वैल्यू ऑफ सप्लाई। अनअकैडमी के इस रिवीजन में हम यहाँ पर ये जो टॉपिक करने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बराबर है। इसमें जनरली 7 मार्क्स, 8 मार्क्स, 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है और कई बार कई क्वेश्चन जो मिक्स होकर के आते हैं उनमें से भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। जैसे कि एक बड़ा क्वेश्चन 10 मार्क्स, 12 मार्क्स के लिए आ जाता है जिसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन वैल्यूएशन टॉपिक्स की भी रहेगी, कुछ एग्जाम्पशन चैप्टर की रहेगी, कुछ आरसीएम वाले की रहेगी, कुछ आईटीसी की रहेगी। इन 4-5 चैप्टर को मिला करके क्वेश्चन जो है फ्रेम किया जाता है, बराबर है। तो उसमें ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो शुरू करते हैं हम। वैल्यूएशन। वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? एक वैल्यू जिस पर आप टैक्स पे करोगे वो वैल्यू जो है उसको फाइंड आउट करने के 2 तरीके यहाँ पर है। पहला जनरल वैल्यूएशन मेथड, दूसरा नोटिफाइड मेथड। जनरल वैल्यूएशन मेथड में भी 2 मेथड आते हैं। जनरल वैल्यूएशन मेथड जो है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू की वैल्यू मान लो। जैसे एग्जांपल के लिए ये जो भाई साहब है, मैं इनको 1 करोड़ रुपए में माल देता हूँ तो 1 करोड़ रुपये की वैल्यू होगी, उसी पे जीएसटी चार्ज होगा। ये ट्रांजैक्शन वैल्यू है, उसी को वैल्यू मान लेना चाहिए। बट उसके लिए कुछ कंडीशंस है। सर क्या कंडीशन है? कंडीशन नंबर 1, नॉट रिलेटेड पार्टी। मैं और ये दोनों एक दूसरे के रिलेटेड पार्टी या डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होने चाहिए। कंडीशन नंबर 2, प्राइजेस सोल कंसिडरेशन। जो मैं इनको माल बेच रहा हूँ उसके बदले जो ये कीमत मुझे दे रहे हैं बराबर वो सोल कंसिडरेशन होना चाहिए, मतलब वो काइंड वगैरह में नहीं होनी चाहिए। अब जैसे एग्जांपल के लिए अगर ये मुझे काइंड में पेमेंट करते हैं तो फिर जो 1 करोड़ है बराबर है उसको वैल्यू नहीं माना जाएगा। जैसे इन्होंने मुझे 1 करोड़ दिया प्लस एक मर्सिडीज़ दे दी बराबर, या ज्वेलरी दे दी साथ में, तो उस केस में 1 करोड़ को वैल्यू नहीं माना जाएगा। या फिर दूसरा केस ये भी हो सकता है, ये मेरे एजेंट है, मैं इनको सप्लाई करता हूँ, ये मुझे पैसा ही नहीं दे रहे, क्यों एजेंट जो है वो पैसा देगा नहीं। जो शेड्यूल 1 में है वो तो क्या अपना कमीशन काट करके बाद में जो पैसा होगा वो देगा। बाद में जो है ट्रांजैक्शन जो होता है वो देखा जाता है कि कितने में बिका, कितना उसका कमीशन बना, क्योंकि वो मेरे बिहाफ पर माल बेच रहा है वहाँ पर। तो उन केसेज में जब मैं इनको माल बेचता हूँ तो ये मुझे उस वक्त पैसा नहीं देते तो प्राइस होती नहीं, ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं होती है। तो उन सब केसेज में फिर रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, बराबर है। तो पहला सोल कंसिडरेशन होना चाहिए, काइंड वगैरह में नहीं होना चाहिए, पार्टीज रिलेटेड पार्टी नहीं होनी चाहिए, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू माना जाएगा। ट्रांजैक्शन वैल्यू इज नॉट ए वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू कब नहीं माना जाएगा? जब रिलेटेड पार्टी हो, या प्राइस सोल कंसिडरेशन ना हो, या सामने वाला मेरा एजेंट हो, बराबर है, वो कुछ केसेस। तो उस केसेस में रेफर रूल 27 to 31, रूल 27 to 31 जो रूल है वो रूल्स एप्लीकेबल होंगे। रूल 27 होता है वेयर कंसिडरेशन इज नॉट होल इन मनी, मतलब बार्टर एक्सचेंज या काइंड में पेमेंट होता है तो रूल 27 एप्लीकेबल होता है। रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन होता है तो रूल 28 एप्लीकेबल होता है। और अगर एजेंट के साथ में डील होती है तो रूल 29 एप्लीकेबल होता है, बराबर है ना। तो सर नोटिफाइड मेथड क्या होता है? नोटिफाइड मेथड में सप्लाई नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने कुछ मेथड बना रखे हैं, उन्हीं मेथड से आपको वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा। फिर एक्चुअल वैल्यू क्या है उससे कोई लेना देना नहीं। वो ट्रांजैक्शन चाहे आप अपने रिलेटेड पार्टी के साथ करो या किसी के भी साथ करो, उससे कोई लेना देना नहीं होगा यहाँ पर। अच्छा सर वो कौन से? सर बेटा रूल 31A और 32 उसके ट्रांजैक्शन। सर 31A क्या है? 31A जो मैंने अमेंडमेंट टॉपिक्स में भी आपके डिस्कस किया है। 31A क्या है कि लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, उनका वैल्यूएशन कैसे किया जाए।
उसके बाद 32, उसमें 2, 3, 4, 5, 6 से 2 फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, जो बैंक के बीच में फॉरेन करेंसी एक्सचेंज होता है उसका वैल्यूएशन कैसे होगा, एयर ट्रैवल एजेंट का कैसे होगा, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का कैसे होगा, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। बेटा बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकंड हैंड गुड्स आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप उसको एक बार के लिए इग्नोर कर सकते हो। और कूपन और वाउचर, तो 1 बाय 1 चलते हैं। पहला आता है ट्रांजेक्शन वैल्यू में। ट्रांजेक्शन वैल्यू को वैल्यू कब माना जाता है, सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। ट्रांजेक्शन वैल्यू को वैल्यू तब माना जाएगा जब हमने पढ़ा कि भाई रिलेटेड पार्टी नहीं होना चाहिए और दूसरा प्राइस सोल कंसिडरेशन होना चाहिए, तो ही ट्रांजेक्शन वैल्यू को वैल्यू माना जाएगा, अदरवाइज ट्रांजेक्शन वैल्यू को वैल्यू नहीं माना जाएगा। ट्रांजेक्शन वैल्यू में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, क्या एक्सक्लूड होती है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब बड़ा क्वेश्चन आएगा तो खूब सारे एक्सपेंडिचर दिए रहेंगे, आपको पता करना होगा कि इनमें से क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। तो इंक्लूड होने वाली चीज़ें पहले हम देख लेते हैं। इंक्लूड में एनी टैक्सेस, हर तरह का टैक्सेस इंक्लूड होगा, बराबर है। कोई भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होगा वो सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होंगे, बट याद रखना एक्सेप्ट जीएसटी, जीएसटी एक्ट का कोई भी टैक्स इंक्लूड नहीं होगा। बट याद रखना टीसीएस, टीसीएस कौन सा, इनकम टैक्स एक्ट में मालूम है टीसीएस लगता है, तो इनकम टैक्स एक्ट में जो टीसीएस लगता है, और केरला में जब फ्लड आया था तो केरला फ्लड सेस लगाया गया था, ये दोनों चीज़ें कभी भी ऐड नहीं होगी। देखो क्या क्या ऐड नहीं होगा टैक्सेस में से, एक तो जीएसटी का टैक्स ऐड नहीं होगा, केरला फ्लड सेस जो है वो ऐड नहीं होगा, और टीसीएस जो इनकम टैक्स में लगता है वो यहाँ पे ऐड नहीं होगा, क्योंकि वो डायरेक्ट टैक्स है, बराबर है। बाकी कोई भी टैक्स अगर आप कस्टमर से रिकवर करते हैं वो ट्रांजेक्शन वैल्यू में ऐड होगा। दूसरा, एनी अमाउंट ऑफ द सप्लायर इज लायबल बट इनकर्ड बाय द रिसिपिएंट। जैसे एग्जांपल के लिए ध्यान से सुनना, मैं सप्लायर हूँ, ये रिसिपिएंट है और ये जीटी है, बराबर है। इनका माल मुझे मंगाना था भटिंडा से, तो मैंने इनको बोला भाई साहब 1 करोड़ रुपया लगेगा, तो इन्होंने बोला सर 1 करोड़ तो ज़्यादा। मैंने कहा एक काम कीजिए, मेरा ट्रक जाएगा माल लेने के लिए, इसमें 10 लाख का खर्चा है, 10 लाख रुपया मुझे इसको देना पड़ेगा, ट्रक को ये माल लेकर के आएगा, ये जीटीए माल लेकर के आएगा, वो 10 लाख आप बेयर कर लो, मतलब खर्चा मेरा है बट आप बेयर कर लो, बराबर। तो उससे मैं प्राइस कम कर सकता हूँ, तो वो वापस एड बैक करनी होगी, बराबर है। तो कोई भी मेरी लाइबिलिटी जो रिसिपिएंट बेयर करता है उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर, उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड बाकी के एक्सपेंडिचर भी ऐड होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए इन्होंने बोला गुड्स कितने का, मैंने कहा कि गुड्स 1 करोड़ रुपीज़ का। इन्होंने बोला कि मेरी फैक्ट्री दिल्ली में, वहाँ तक भिजवा देना, मैंने कहा उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन के 2 लाख रुपीज़ लगेंगे, पैकिंग का 1 लाख रुपीज़ लगेगा। तो ये सब इंसिडेंटल एंसिलरी एक्सपेंडिचर है। उसका वजन करवाते हैं, वेइंगमेंट मशीन पर जब माल जाएगा तो उसके 50,000 लगेंगे, तो ये 3,50,000 भी ऐड किए जाएंगे ट्रांजेक्शन वैल्यू में। और ट्रांजेक्शन वैल्यू 1 करोड़ नहीं, 1 करोड़ 3,50,000 मानी जाएगी, बराबर है। तो ये एक्सपेंडिचर क्या क्या होता है, ये मैंने स्टार मार्क कर रखा है क्योंकि उसको मैंने ये नीचे एक लिस्ट दी है, ये आप एक बार देख लेना कि क्या क्या एक्सपेंडिचर होते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट और लेट फी। अगर उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन मेरी इनके साथ में डील हो रही है, ये मुझे देखो मेरी इनकी डील कितने की हुई, 1 करोड़ रुपीज़ की, ये बोलते मुझे सर ये 1 करोड़ रुपीज़ मैं आपको पे करूँगा, बट ये 1 करोड़ रुपीज़ मैं आपको पे करूँगा 3 महीने बाद। मैंने कहा फिर मैं 30 लाख का इंटरेस्ट लूँगा आपसे। बोला ठीक है चलेगा। वो इंटरेस्ट मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे लेट पेमेंट करें, तो लेट पेमेंट के लिए जो इंटरेस्ट कंसिडरेशन वगैरह आप लेते हो इनसे, बराबर, जो भी फी चार्ज करते हो वो भी ट्रांजेक्शन वैल्यू का पार्ट होती है, वो भी ट्रांजेक्शन वैल्यू में ऐड की जाएगी, बराबर है। नेक्स्ट है सब्सिडी। उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कोई भी सब्सिडी गवर्नमेंट के अलावा कोई भी देता तो ऐड होगा, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा कोई भी देता तो ऐड होगा। इन शॉर्ट थर्ड पार्टी, ध्यान से सुनना बेटा, गवर्नमेंट के अलावा का मतलब इधर देखना, एक एग्जाम्पल लेते हैं। और गवर्नमेंट भी कौन सी, इंडियन गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट नहीं। अब इधर देखना, जैसे ये भाई साहब है, ये एक्स लिमिटेड है, ये एक्स लिमिटेड के ऑनर है। इन्होंने मुझे बोला महेश गौड़ मुझे मशीन चाहिए, मैंने कहा कि मिल जाएगी, 1 करोड़ रुपया लगेगा। इन्होंने बोला कि ठीक है, कब मिलेगी, मैंने कहा डिलीवरी 1 मंथ बाद में होगी। बोले ओके डन। इन्होंने मुझे बोला, बट इनको शायद जल्दी थी मशीन की। ये इनकी होल्डिंग कंपनी है, कौन सी, वाई लिमिटेड, ये देखो होल्डिंग लिखा हुआ, ये होल्डिंग कंपनी है। वाई लिमिटेड ने मुझे बोला कि महेश गौड़ एक काम करो, वो मशीन तुम 10 दिन में डिलीवरी दे दो। मैंने कहा उसके लिए भाई अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं। बोले कि हम आपको 50 लाख की सब्सिडी देंगे अगर आपने 10 डेज में डिलीवरी दी। मैंने कहा ओके डन। 50 लाख की जो सब्सिडी मिली वो भी ट्रांजेक्शन वैल्यू में ऐड होगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट नहीं है वाई लिमिटेड। तो जो इनको मैं मशीन दे रहा हूँ उसकी कीमत 1 करोड़ प्लस 50 लाख मानी जाएगी। ओके ना। अब एक्सक्लूड क्या क्या होता है, एक्सक्लूड के अंदर सबसे पहली चीज़, एक तो जीएसटी का अमाउंट, जो मैंने पहले ही बोल दिया कि जीएसटी एक्ट का जो भी टैक्सेस है, जीएसटी के टैक्सेस वो सारे एक्सक्लूड होंगे। टीसीएस कभी भी इनकम टैक्स वाला इंक्लूड नहीं होता, और केरला फ्लड सेस नहीं होता। बट उनके अलावा क्या क्या होते हैं, डिस्काउंट कभी भी ऐड नहीं होता ट्रांजेक्शन वैल्यू में, वो माइनस होता। बट ध्यान से सुनना, कब माइनस होता है डिस्काउंट को, जब मैं माल बेच रहा हूँ इनको, जैसे कि मान लो कि आज मान लेते हैं 1 दिसंबर है, 1 दिसंबर को मैं इनको गुड सप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं इनको एक इनवॉइस भी इशू करूँगा, उस इनवॉइस के अंदर मैंने डिस्काउंट शो किया हो तो कभी ऐड नहीं होता। मान लो 1 करोड़ रुपया माइनस 20 लाख का डिस्काउंट दिया तो 80 लाख पे जीएसटी लगेगा, 1 करोड़ पे नहीं लगेगा।
ओके ओके सर, डिस्काउंट कब देना चाहिए? डिस्काउंट कभी भी याद रखना, इनको इनवॉइस इशू किया मैंने उस टाइम पर मुझे इनको दे देना चाहिए, या उससे पहले कभी भी मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे इनवॉइस शो करना, इनवॉइस में अमाउंट शो करना पड़ता है, बराबर है। तो इन शॉर्ट जब गुड्स मैं इनको दे रहा हूँ उस टाइम पे या उससे पहले कभी भी दे सकता हूँ, इन शॉर्ट मुझे उसको इनवॉइस में शो करना है। सर मान लीजिए आपने डिस्काउंट अगर इनवॉइस में शो नहीं किया तो क्या होगा? डिस्काउंट अगर मैंने इनवॉइस में शो नहीं किया तो लॉजिक लगाओ, आपको दिमाग लगाओ कि मान लो आप जीएसटी ऑफिसर हो और ये भाई साहब आते हैं बोले मुझे माल खरीदना है, मैंने कहा 1 करोड़ रुपीज़ में मैं आपको माल दूंगा, 1 करोड़ का मैं इनवॉइस इशू करता हूँ, 1 करोड़ रुपीज़ का इनवॉइस इशू किया, इन्होंने बोला मैं 10 दिन बाद पेमेंट करूंगा, मैंने कहा ओके। अब 10 दिन या 1 महीने बाद पेमेंट करेंगे, मैंने कहा ओके, मेरा क्रेडिट पीरियड 1 मंथ का होता है। मैंने इनको 20 फरवरी 20 फेब को मैंने माल बेचा, 20 फेब को मैंने इनको माल बेचा, ये मुझे पेमेंट करेंगे 20 मार्च को, मान लो। अब हुआ क्या, इस पर्टिकुलर टाइम में इन्होंने मुझे 1 करोड़ रुपया देना था, जो दिया नहीं वो 1 महीने बाद में देंगे, राइट। मैंने इनको इनवॉइस भी बना करके दे दिया 1 CR का। अब हुआ क्या, इन्होंने जब पेमेंट करने के लिए आए, बराबर, मैंने देखो मैंने क्या किया, जब इनवॉइस बनाया था तो देखो आप खुद दिमाग लगाओ, मैंने इनवॉइस में ये लिखा होगा वैल्यू 1 CR GST @ 12%, 12 lakhs, ये इनवॉइस में मैंने शो किया होगा। और मान लो कि मैं मार्च के अंदर 11 मार्च को मैं अपना पूरा क्लियर कर देता हूँ पेमेंट करके, तो ये 12 लाख का मैंने अमाउंट पे कर दिया होगा डिपार्टमेंट को अपनी पॉकेट से, अभी तक इन्होंने पैसा दिया नहीं मुझे। अब ये मुझे बोलते हैं 20 मार्च को पेमेंट करते वक्त, महेश गौड़ मुझे कुछ डिस्काउंट चाहिए, आपने तो XYZ% को डिस्काउंट दिया है, मैं आपको 90 lakhs ही दूंगा। अब डिपार्टमेंट को मैं बोलता हूँ मैंने उनको डिस्काउंट दिया तो मुझसे आप 90 lakhs पे टैक्स लो, कि डिपार्टमेंट मानेगा? डिपार्टमेंट बोलेगा भाई हम कैसे माने, तूने इनवॉइस तो 1 करोड़ का इशू किया। तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर मैं उनको बोल दूँ कि आप क्रेडिट पूरे 12 लाख का नहीं लोगे, क्यों, उनके पास 12 लाख का इनवॉइस है, वो क्रेडिट 12 लाख का लेंगे। तो उनको बोलूँगा अगर 12 लाख का क्रेडिट लिया है तो प्रोपोर्शनेटली आपको क्रेडिट रिवाइज करना पड़ेगा 10 lakhs का, बराबर है। और पहले से ही मैं ऐसा पॉइंट अग्रीमेंट में लिख करके रखूँ हम दोनों के बीच में कि फ्यूचर में अगर प्राइस रिड्यूस हुई, बराबर है, डिस्काउंट दिया गया अगर फ्यूचर में और सामने वाला क्रेडिट रिवर्स करता है तो उस केस में वो डिस्काउंट का अमाउंट ट्रांजैक्शन वैल्यू का पार्ट नहीं माना जाएगा। अगर ऐसा अग्रीमेंट में मैंने लिखा है कि फ्यूचर में प्राइस रिड्यूस हुई तो रिड्यूस प्राइस ही मैं उनसे चार्ज करूंगा, बराबर है। तो ये अग्रीमेंट में लिखा हुआ भी होना चाहिए, पहला पॉइंट। सामने वाला क्रेडिट रिवर्स भी करना चाहिए, तो ये डिस्काउंट माइनस होगा या ट्रांजैक्शन वैल्यू का पार्ट नहीं होगा। अदरवाइज इनवॉइस में जो डिस्काउंट शो नहीं किया वो ट्रांजैक्शन वैल्यू का पार्ट माना जाएगा। इधर देखो बेटा, एक नजर मारते हैं यहाँ पर, एट द टाइम ऑफ सप्लाई या बिफोर द सप्लाई शोन इन द इनवॉइस, इनवॉइस में शो किया, यस, कोई टेंशन ही नहीं, डिस्काउंट नॉट इंक्लूडेड इन द ट्रांजैक्शन वैल्यू। बट इनवॉइस में शो नहीं किया, नो, तो डिस्काउंट्स इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, वो इंक्लूड किया जाएगा। आफ्टर सप्लाई, सप्लाई करने के बाद में कोई डिस्काउंट दे रहे हो आप, मतलब इनवॉइस इशू कर चुके हो उसके बाद में डिस्काउंट हो रहा है, इन द टर्म ऑफ एन अग्रीमेंट दैट एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई, सप्लाई के टाइम पे ऐसा कोई अग्रीमेंट बना हुआ था कि फ्यूचर में प्राइस कम की जा सकती है, डिस्काउंट दिया जा सकता है, कैन बी लिंक्ड टू इनवॉइस, देन प्रोपोर्शनेट ITC रिवर्स बाय रिसिपेंट, अगर रिसिपेंट प्रोपोर्शनेट ITC रिवर्स करता है, यस, तो ऐड नहीं होगा ट्रांजैक्शन वैल्यू में, नो नहीं करता तो ऐड होगा। कुछ एक्सपेंडिचर आप देख लेना, ये TCS वाला, एक केरला फ्लड सेस वाला बेटा ना, बात है ट्रांजैक्शन वैल्यू नॉट, वैल्यू इज नॉट ए वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू नहीं माना जाएगा, तो वहाँ पे रूल्स लगेंगे, वो क्या क्या वो डिस्कस करते हैं। नाउ फ्रेंड्स, ट्रांजैक्शन वैल्यू इज नॉट ए वैल्यू, रूल 27 टू रूल 35, इसमें जो काम के रूल है वो आपके रूल 27, 28, 29, ये रूल है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में 31 है एंड 32। तो जरा आते हैं रूल 27 कब लगता है, जब कोई भी ट्रांजैक्शन काइंड में हो रहा है या बार्टर का केस है। जरा इस केस को ध्यान से समझना, मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, ये मेरी फैक्ट्री है, बराबर, ये मेरे बायर है मिस्टर ए, मैंने इनको ये माल दिया, ये प्रोडक्ट देखो इनके पास में जा रहा है और बदले में मुझे देखो कैश दे रहे हैं, ये मैं इनसे पैसा ले रहा हूँ 1 लाख रुपीज़ इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, ये प्रोडक्ट एक्स है, सॉरी ये प्रोडक्ट बी है, प्रोडक्ट बी का मैं इनसे चार्ज कर रहा हूँ कितना रुपया, 1 लाख रुपया। अब ये एक और है मिस्टर जेड मेरे पास में आए, इन्होंने बोला कि सर मुझे गुड्स चाहिए, मैंने इनको देखो ये गुड्स दिया, प्रोडक्ट बी इनको भी दिया, और इन्होंने मुझे बदले में जो पेमेंट किया वो मान लो कार पेमेंट कर दी, ज्वेलरी दे दी, बराबर है, या काइंड में पेमेंट किया, कुछ भी पेमेंट किया वो काइंड में किया इन्होंने मुझे, ओके। अब उस केस में या पार्टली कैश और पार्टली काइंड किया, देखो कैश भी आ रहा है और कार भी आ रही, दोनों आ रही मेरे पास में, पार्टली कैश पार्टली काइंड में किया। अब ऐसे केसेस में
वैल्यूएशन, इनका वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पर उन्होंने कुछ मेथड्स बताए। ये मेथड सब सीक्वेंस में चलेंगे बेटा। पहला मेथड जो फर्स्ट एप्लीकेबल हो रहा है तो फिर सेकंड आपको एप्लीकेबल नहीं करना, फर्स्ट नहीं होगा तो ही सेकंड पे जंप करना। वो पहला केस है ओपन मार्केट वैल्यू। ये बोलते हैं कि ओपन मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन कर लो। अब क्वेश्चन है ओपन मार्केट वैल्यू क्या होती है। ओपन मार्केट वैल्यू की मैं उस दिन वैसा ही गुड्स किसी और को बेच रहा हूँ क्या, यस मैंने बेचा इन भाई साहब को। कितने में बेचा, 1 लाख रुपीज़ में। तो 1 लाख रुपीज़ ओपन मार्केट वैल्यू, तो इनके लिए भी वैल्यू क्या मान ली जाएगी, 1 लाख रुपीज़, बराबर है। सेकंड केस अब आते हैं, मान लीजिए ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है। मतलब इस दिन मैंने इन भाई साहब को माल बेचा नहीं, ये देखो भाई साहब गायब हो गए, ये अमाउंट भी सारे गायब हो गए, इनके साथ जो लिखे थे इधर सब गायब हो गए। अब इधर देखना, मतलब उस दिन मैंने किसको सेल ही नहीं की। अब मैं इस केस में वैल्यूएशन कैसे करेंगे, तो ये देखा जाएगा, ये जो मुझे काइंड में दे रहे हैं, जैसे कैश ये मुझे दे रहे हैं 50,000 और जो ये काइंड में मुझे दे रहे हैं, बराबर है, जो प्रोडक्ट, उसकी वैल्यू क्या है। तो उसकी वैल्यू जो काइंड में दे रहे हैं उसकी वैल्यू है मान लीजिए 60,000, तो 60 + 50 1,10,000 वैल्यू माना जाएगा। तो कंसिडरेशन इन मनी और मॉनेटरी वैल्यू ऑफ काइंड, बराबर है, उसको ऐड किया जाएगा। मान लीजिए ये जो काइंड में मुझे प्रोडक्ट दे रहे हैं, ये देखो इसके नीचे इसकी मॉनेटरी वैल्यू 60,000 लिखी हुई है, ये गायब हो गई, 60,000 गायब हो गई। मतलब वैल्यू पता ही नहीं है, जो ये मुझे कार दे रहे हैं उस कार की वैल्यू ही पता नहीं है, बराबर है। अब क्या किया जाए, तो उस केस में वैल्यूएशन कैसे होगा, तो फिर आता है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। ये क्या होता है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटर इन नियरेस्ट मार्केट। कॉम्पिटिटर की प्राइस, कॉम्पिटिटर की प्राइस क्या होगी, इधर देखना, ये है मिस्टर पी, ये जो मिस्टर पी है ये मेरे कॉम्पिटिटर है, ये भी सेम प्रोडक्ट जो बी है वो बनाते हैं, और ये सेम प्रोडक्ट भी देखो, ये भाई साहब है नीचे एक और, इन भाई साहब को सेल कर रहे हैं, कितने में सेल कर रहे हैं, 95,000 में। तो इनकी प्राइस हमारे लिए प्राइस मान ली जाएगी 95,000, क्योंकि सेम लाइक काइंड एंड क्वालिटी वाला जो गुड्स है, जो वैल्यू है उस पर जो सेल हो रही है वही हमारे लिए प्राइस मान ली जाएगी। बट ये नियरेस्ट मार्केट की, मैं मुंबई में हूँ तो ये भी मुंबई के होने चाहिए, ऐसा नहीं ये दिल्ली के, मैं मुंबई का, तो नहीं कंसिडर हो गई है। मान लीजिए ये भी नहीं है, देखो ये भी गायब हो गया। मान लीजिए मिस्टर पी भी नहीं है, फिर क्या करोगे, तो उस केस में रूल 30 लगाएंगे कि जो मैं इनको प्रोडक्ट दे रहा हूँ उसकी कॉस्ट क्या बनी, कॉस्ट क्या है, मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ तो मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट, खरीदा तो एक्विजिशन की कॉस्ट, उसका 110% वैल्यू मानी जाएगी। और अगर मान लो कॉस्ट भी पता नहीं लग पा रहा मुझे, तो फिर उस केस में क्या होगा, तो उस केस में बोला गया है रेसिडुअल मेथड, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग वैल्यूएशन किया जाएगा। अब आते हैं रूल नंबर 28। रूल नंबर 28 आता है जब डिस्टिंक्ट पर्सन या रिलेटेड पार्टी के बीच में डील होती है, तब एजेंट को छोड़ करके, एजेंट इधर कवर नहीं होगा, डिस्टिंक्ट पर्सन रिलेटेड पार्टी के बीच में डील होती है तब उसका क्या होगा, तो इन्होंने बोला वैल्यू शेल बी आइदर ऑफ द फॉलोइंग इन द गिवन ऑर्डर। ओपन मार्केट वैल्यू, या तो ओपन मार्केट वैल्यू ले लेंगे, अब आपको पता ओपन मार्केट वैल्यू क्या होती है, बट मान लो ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, मतलब यहाँ पे काइंड की मॉनेटरी वैल्यू प्लस कैश, वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, जो इधर बी था ना वो बी वाला इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा, याद रखना, बराबर। यहाँ पे सीधा आप कॉम्पिटिटिव प्राइस पे जाओगे। उसके बाद में अगर कॉम्पिटिटर भी मेरा कोई नहीं है तो रूल 30 लगा दो, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 110%। और अगर वो भी नहीं है तो फिर रेसिडुअल रूल। मतलब इन शॉर्ट इधर देखना, ये जो इधर आपने पढ़ा था ना 27 में, सेम सीक्वेंस में चलेगा, खाली बी गायब हो गया, ACDE आ जाएगा, बी गायब हो गया यहाँ पर, ओके, बी इस मेथड में नहीं लगेगा। अब यहाँ पे एक प्रोविजन और दिया इन्होंने, क्या प्रोविजन दिया कि भाई अगर आप कोई भी गुड्स, जैसे इधर देखो, ये मैं हूँ मिस्टर एम, मैंने ये प्रोडक्ट दिया अपने रिलेटेड पार्टी को, ये रिलेटेड पार्टी मेरी, और सेम प्रोडक्ट रिलेटेड पार्टी आगे बेचती है अनरिलेटेड पार्टी, कोई भी पर्सन है जो हमारा रिलेटेड पार्टी नहीं है, बराबर है। मैंने इनको कोई प्रोडक्ट दिया, ये प्रोडक्ट है गुड्स, मान लो ये उसी गुड्स को आगे सप्लाई करती है एज इट इज़, एज सच, मतलब बिना मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के। तो इन्होंने क्या बोला, महेश गुड, जो ये ऊपर फॉर्मूले दिए गए ना ABCD, इनमें से कोई एक लगेगा, मैंने कहा, बोले वो लगा लो, अगर तुमको उसका जो अमाउंट है, जैसे मान लो कोई भी फॉर्मूला लगाया, अमाउंट आया 5 लाख रुपया, बोले वो अगर आपको पसंद नहीं है तो आपके पास एक और ऑप्शन है। मैंने कहा क्या, बोले कि भाई आपकी रिलेटेड पार्टी जो है ये, इसने आपके जो अनरिलेटेड पार्टी उसको माल बेचा, उसकी प्राइस क्या है, मतलब जरूरी नहीं कि जो मैं इसको दूंगा वही सेम दे। मैं मान लो यहाँ पर 27 जुलाई को माल निकाल रहा हूँ, 27 जुलाई को ये वैसा ही प्रोडक्ट
आगे किस वैल्यू पे बेचते हैं। जरूरी नहीं कि जो मैं दे रहा हूँ वही बेचना चाहिए, वैसा ही प्रोडक्ट आगे किस वैल्यू पे बेचते हैं। तो बोले कि भाई वो बेच रहे हैं ये 5,20,000 में, तो बोले 5,20,000 का 90% जो है वो हम आपको एक और ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन 2, 5,20,000 इंटू 90%, 4,68,000। तो आप चाहो तो ये वैल्यू मान सकते हो, तो विच एवर इज लेस हम लेंगे। बट ये कब होता है, जो प्रोडक्ट मैं दे रहा हूँ अपने रिलेटेड पार्टी को, एज सच बिना मैन्युफैक्चरिंग के उसको एज इट इज वैसा का वैसा ही आगे बेच रहा हूँ। तो नेक्स्ट इसमें एक और चीज़ आता है, मान लो क्वेश्चन में अगर ये दे दिया जाए कि मैं अपने रिलेटेड पार्टी को जो माल देता हूँ, मेरी रिलेटेड पार्टी उसका आईटीसी क्लेम करती है, आईटीसी फुल आईटीसी, फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करती है। अगर क्वेश्चन ये दे दे तो फिर बेटा कुछ भी फॉर्मूला मत लगाना, कोई मगजमारी मत करना, जो इनवॉइस में वैल्यू लिखा है वही वैल्यू मान लिया जाएगा, भले वो 10,000 लिखा हो, 5 लाख लिखा हो, वही वैल्यू मान लेंगे, बराबर है। क्योंकि जब मैं अपने रिलेटेड पार्टी को, ये देखो ये माल है, 5 लाख रुपए का माल है, मैं अगर 1 लाख रुपए का इनवॉइस बना करके इनको दे रहा हूँ, उस पर जीएसटी 1 लाख रुपए का ही चार्ज किया, फिर मैंने 18,000 वो मैंने डिपार्टमेंट को दिया, तो मेरी रिलेटेड पार्टी को क्रेडिट भी 18,000 का ही मिलेगा। बट मेरी रिलेटेड पार्टी आगे तो उसको 1 लाख में नहीं बेचेगी, क्योंकि वैल्यू इसकी 5 लाख है, तो वो तो 5 लाख से ज़्यादा में ही बेचेगी, नहीं तो हमें लॉस हो जाएगा, बराबर है। तो उस वक्त वो मान लो 5 लाख में बेचती है, बराबर है, और उसके ऊपर वो जो है 90,000 का जीएसटी चार्ज करती है, तो उनको क्रेडिट 18,000 मिलेगा, तो डिपार्टमेंट को बाद में ज़्यादा पैसा मिल जाएगा जब सब्सिक्वेंट सेल होगी। तो इसलिए डिपार्टमेंट ने एक ही चीज़ बोली है, अगर आईटीसी क्लेम कर रहा है आपका रिलेटेड पार्टी, तो कुछ मत करो, जो इनवॉइस वैल्यू वही वैल्यू मान लो, क्योंकि हम उसी को ओपन मार्केट वैल्यू कंसिडर करेंगे। रिसिपेंट एलिजिबल फॉर आईटीसी, इनवॉइस वैल्यू विल बी कंसिडर ओपन मार्केट वैल्यू, और हमने पहले पढ़ा जो ओपन मार्केट वैल्यू होती है उसको पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। ओके ना बेटा, नेक्स्ट जो आपका है वो है रूल नंबर 29। रूल नंबर 29 में ज़्यादा मगजमारी है ही नहीं बेटा। रूल नंबर 29 होता है जब मैं अपने एजेंट को माल भेजता हूँ या मेरा एजेंट मुझे भेजता है। जब मैं भेज रहा हूँ एजेंट को तो मेरे पे एप्लीकेबल होगा, और अगर मेरा एजेंट मुझे भेज रहा है माल खरीद करके मेरे बिहाफ पर, तो उन पर एप्लीकेबल होगा ये। अब यहाँ पे रूल नंबर 29 क्या बोलता है कि भाई जो भी ओपन मार्केट वैल्यू है, जैसे मान लो मैं माल भेज रहा हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे एजेंट को, मैं मुंबई का रहने वाला, ये दिल्ली में मेरे एजेंट रहने वाले, मैं इनको ये गुड्स भेज रहा हूँ यहाँ से ताकि मेरे बिहाफ पे आगे सप्लाई कर सके। तो बेटा यहाँ पे एक चीज़ याद रखना हमेशा कि जो मेरी ओपन मार्केट वैल्यू होगी वही वैल्यू होगी, बट उसका कंपेरिजन किया जाएगा किससे, कि सेम प्रोडक्ट मेरा एजेंट ऑलरेडी उस दिन किसी और को तो बेच रहा होगा, क्यों भाई उनका तो काम ही बेचना है। तो मैं आज मेरे यहाँ पे मान लो 1 जुलाई को मैं एजेंट के लिए माल भेज रहा हूँ यहाँ से, 1 जुलाई को मेरे यहाँ से माल निकल रहा है, ये ट्रक मेरी फैक्ट्री से जो बाहर निकल रहा है ये 1 जुलाई को जा रहा है, कहाँ जा रहा है, मेरे एजेंट के पास। तो मेरा एजेंट वैसा ही माल 1 जुलाई को दिल्ली में किसी ना किसी को तो दे रहा होगा, उसकी जो वैल्यू है उसका 90%, उसका 90%, बराबर है, उसका 90%, और मेरे यहाँ की ओपन मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, वो वैल्यू मानी जाएगी। अगर मान लो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, जैसे कि मेरे यहाँ पे ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है, बराबर है, या मेरा एजेंट उधर बेच रहा है, बराबर है, उसकी वैल्यू पता नहीं चल पा रही है, या उस दिन कोई सेल ही नहीं की मेरे एजेंट ने वहाँ पर, तो फिर सीधा आएगा कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 110%, रूल 30, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 110%, ओके, और या रेसिडुअल मेथड उसके बाद में, अगर वो भी नहीं लगता। रूल 30 और रूल 31 ऑलरेडी हम इतने रूल्स में साथ में कर लिया ऊपर। अब अरे सप्लाइड नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नोटिफाई करेगी उसमें रूल 31A, सप्लाई इन केस ऑफ लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग। बेटा लॉटरी टिकट में 2 कैटेगरी आती है कि लॉटरी रन बाय स्टेट गवर्नमेंट या ऑथराइज बाय स्टेट गवर्नमेंट, दोनों ही केस में सेम प्रोविजन लगेगा। क्या गवर्नमेंट का क्या कहना है कि हम ये मान करके चलते जब कभी भी कोई भी लॉटरी निकलती है तो उसकी एक फेस वैल्यू होती है। साथ में बेटा आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी कोई लॉटरी निकाली जाती है तो उसकी एक नोटिफाइड प्राइस जो होती है ऑफिशियल गजट में देनी पड़ती है। तो उसकी जो नोटिफाइड प्राइस है जो ऑफिशियल गजट में, विच एवर इज हायर, दोनों में से जो भी ज़्यादा उसको इंक्लूसिव जीएसटी माना जाएगा। और वैल्यू निकालनी अगर आपको, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है अगर इंक्लूसिव जीएसटी है तो 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, और यहाँ पे रेट ली जाएगी 28%। जो पहले लॉटरी रन बाय स्टेट गवर्नमेंट होती थी तो 12% हुआ करती थी, अभी उसको भी 28 कर दिया गया, ये अमेंडमेंट है बेटा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 100 प्लस रेट बोला तो 128, इससे जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू मानी जाएगी। ओके, ये फॉर्मूला बेटा। नेक्स्ट आता है वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ बेटिंग गैम्बलिंग और हॉर्स रेसिंग। बेटिंग गैम्बलिंग हॉर्स रेसिंग में क्या होगा, तो देखो हॉर्स रेसिंग वगैरह में क्या होता है, देखो पीछे हॉर्स रेसिंग हो रही है, ये यहाँ पे टोटल लिस्टर बना हुआ है, एक स्क्रीन जहाँ पे रेट चलती रहती है, वहाँ पे उसमें जो अमाउंट आपने डाला है, जो अमाउंट आपने दिया है, वही अमाउंट आपका क्या मान लिया जाएगा, जो वहाँ पे टोटल लिस्टर पे शो हो रहा है वही अमाउंट क्या मान लिया जाएगा उस टाइम पर बेटा, वैल्यू
बराबर है। लेकिन अगर आप बेटिंग वगैरह शर्त वगैरह लगाते हो तो बेटिंग के लिए जो जितने अमाउंट की आपने बेटिंग लगाई है वो पूरा का पूरा वैल्यू मान लिया जाएगा, बराबर है। तो 100% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द बेट, और हॉर्स रेसिंग हो रही है तो द अमाउंट पेड इनटू टोटल स्टर। नेक्स्ट आता है रूल 32। रूल 32 है कुछ सर्टेन सप्लाईज है उनके बारे में, जिसमें पहला फॉरेन करेंसी एक्सचेंज की। फॉरेन करेंसी एक्सचेंज में वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाएगी ना बेटा। अब आते हैं फॉरेन करेंसी एक्सचेंज में ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 मतलब क्यों सर? क्योंकि इसमें दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं फिर हम बाद में सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं। ऑप्शन 1 क्या बोलता है कि भाई देखो सिंपल सा फंडा है। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास में ये $1000 है, ये बैंक है, मैं बैंक के पास में क्या मैंने कहा मुझे $1000 के बदले रुपये चाहिए, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करवाना है। तो बैंक के लिए वैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो यहाँ पर देखना है। अब ये जो बैंक है वो क्या करेगा, आरबीआई की रेफरेंस रेट देखेगा कि भाई डॉलर की रेफरेंस रेट क्या चल रही है। बोले डॉलर की रेफरेंस रेट है 70 रुपीज़, बराबर है। तो बैंक अब यहाँ पे देखना मुझे से डॉलर लेगा, आरबीआई को देगा, तो मतलब बैंक बाई कर रहा है डॉलर मुझसे, बराबर है। फिर वो आरबीआई को देगा, तो मुझसे कितने में बाई करेगा? आरबीआई तो उससे 70 रुपीज़ की रेट बोल चुका है, तो मुझसे कम में बाई करेगा तभी तो बैंक कमा पाएगा। वो मुझसे 68 में लेता है, तो 68 जो बाइंग रेट है, रेफरेंस रेट हो गई आपके 72 रुपीज़ जो बैंक ने कमाया वही वैल्यू है। तो 2 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाई जो यूनिट है 1000 यूनिट्स, मतलब तो 1000 मल्टीप्लाई बाई 2, 2000 वैल्यू मानी जाएगी। तो इधर देखना कभी भी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, डिफरेंस बिटवीन बाइंग या सेलिंग रेट। बैंक बाई करा तो बाइंग रेट, सेल करा तो सेलिंग रेट ऑफ करेंसी एंड आरबीआई रेफरेंस रेट फॉर दैट करेंसी एट द टाइम ऑफ एक्सचेंज मल्टीप्लाई बाई टोटल यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी। जो भी डिफरेंस आएगा वो टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे, वो जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू होगी। बट मान लो आरबीआई की रेफरेंस रेट ही नहीं दी हुई है, ये आरबीआई है, ये देखो उसके नीचे जो रेफरेंस रेट पहले 70 लिखी हुई थी वो 70 अब नहीं है। तो जो आरबीआई की रेफरेंस रेट नहीं है बट बैंक के साथ ट्रांजेक्शन हो रहा है, बैंक मुझे बोलता है महेश गुड़ एक काम करो, आप मुझे $1000 दे दो, मैं आपको 70 रुपीज़ के हिसाब से पेमेंट कर देता हूँ। तो 70 मल्टीप्लाई बाई 1000, 70,000 का पेमेंट क्या मतलब ग्रोस अमाउंट 70,000 है, उसका 1% वैल्यू मान लिया जाएगा। इफ आरबीआई रेफरेंस रेट नॉट अवेलेबल तो 1% ऑफ ग्रोस अमाउंट, बराबर है। नेक्स्ट आता है इफ फॉरेन करेंसी कन्वर्टेड इनटू फॉरेन करेंसी, तब क्या होगा। अभी ऑप्शन 1 ही चल रहा है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेड इनटू फॉरेन करेंसी। जैसे कि मैं इनके पास में जाता हूँ, जाकर के बैंक को मैं बोलता हूँ भाई मुझे तुमको $1000 देने, बदले में पाउंड दे दो। बैंक बोलता है मैं तुमको 600 पाउंड दूंगा। तो इधर देखो ये $1000 जा रहे हैं मेरे थ्रू, उधर से 600 पाउंड आ रहे हैं। उस केस में बैंक वैल्यूएशन कैसे करेगा? यहाँ पे तो इंडियन करेंसी में कुछ ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रहे भाई। इंडियन करेंसी में ट्रांजेक्शन होंगे तो ऊपर वाले दोनों मेथड जो हमने पढ़े वो काम के हैं। यहाँ पे इंडियन करेंसी से कोई लेना देना ही नहीं। तब यहाँ पर कैसे किया जाएगा, रेफरेंस रेट आरबीआई की देखी जाएगी। जब तक आरबीआई की रेफरेंस रेट नहीं होती तब तक कभी भी डायरेक्ट फॉरेन करेंसी का फॉरेन करेंसी में कन्वर्जन नहीं हो सकता है। तो आरबीआई रेफरेंस रेट देखो, डॉलर की 50 रुपीज़ है, बराबर है, और पाउंड की 80 रुपीज़ है मान लो। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, ये जो बैंक है ये वैल्यूएशन कैसे करेगा कि बैंक ने क्या खरीदा मुझसे डॉलर, तो डॉलर मल्टीप्लाई बाई आरबीआई रेफरेंस रेट डॉलर की, और बेचा क्या पाउंड, तो पाउंड जो सेल की यूनिट वो मल्टीप्लाई बाई पाउंड की रेफरेंस रेट। फिर जो अमाउंट कम होगा वही जो होगा उसका 1% वैल्यू मान लिया जाएगा कम अमाउंट का। तो इधर देखो यूनिट परचेज्ड मल्टीप्लाई बाय आरबीआई रेफरेंस रेट और यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय आरबीआई रेफरेंस रेट विच एवर इज लेस, उसका 1% मान लेंगे। तो 1% ऑफ लीस्ट ऑफ दी फॉलोइंग। नेक्स्ट आते हैं सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या होता है, जस्ट लाइक कंपोजिशन टाइप का ऑप्शन है ये। इसमें क्या होता है कि एक परसेंटेज आपको दिया हुआ रहेगा, वो परसेंटेज ही वैल्यू मान ली जाएगी। बट ये कभी भी फॉरेन करेंसी कन्वर्टेड इनटू फॉरेन करेंसी होती है, उसमें ये मेथड एप्लीकेबल नहीं हो सकता। इस मेथड में एक बार आप आ गए तो आपको पूरे साल ये मेथड फॉलो करना पड़ेगा, बराबर है। अब मान लीजिए कि मैं एक बैंकिंग कंपनी हूँ, बराबर है, और आप मेरे पास में डील लेकर के आते हो, आप मुझे बोलते हो डॉलर को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करवाना है। मैंने कहा कितने डॉलर है आपके पास में, आपने मुझे बोला कि सर हमारे पास में ये आप हो, आपने मुझे बोला कि सर हमारे पास में $100 है। आप मुझे $100 दे रहे हो, ये $100 है, बराबर है। मैं वो आपको बोलता हूँ कि ठीक है 50 रुपीज़ के हिसाब से मैं आपको पेमेंट करूँगा, कितना 5000 का, बराबर है। तो जो हमारे बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसका अमाउंट कितना है 5000, मतलब 1 लाख रुपये तक का है, उससे ज़्यादा का तो नहीं है ना। हमारे बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है अप टू 1 लाख है, तो 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट, 1% कितना होगा, तो इसका होगा 1% 50 रुपया। तो बोले 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट, सर 50 रुपया वैल्यू होगी, नहीं बेटा 50 रुपया वैल्यू नहीं होगी, तो और 250 विच एवर इज हायर, तो यहाँ पे 250 वैल्यू होगी और 250 रुपीज़ में मुझे जीएसटी पे करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को, बैंकिंग कंपनी को। नेक्स्ट आता है आप मेरे पास में, आपने मुझे बोला कि सर मेरे पास में $10,000 है, $10,000 है, मैंने कहा मल्टीप्लाई बाई 50, 5 लाख का ट्रांजेक्शन हमारे बीच में हो रहा है, बराबर है। तो 1 लाख से ज़्यादा का है तब ये वाला मेथड लगाओ। सर ये क्या बोलता है,
ये 10 लाख तक का ट्रांजेक्शन होता तब ये मेथड लगता है, बट 1 लाख से ज़्यादा का होना चाहिए ट्रांजेक्शन। 1000 प्लस 1000 के साथ प्लस कितना 0.5% ऑफ ग्रोस अमाउंट। जो ग्रोस अमाउंट कितना है सर? ग्रोस अमाउंट तो 5 लाख है। 5 लाख का 0.5% नहीं, उसमें से 1 लाख माइनस कर दो जो ऊपर वाला था। क्यों? क्योंकि उसका जो अमाउंट बनता है 1%, वो ऑलरेडी हमने 1000 लिख रखा है। तो 5 लाख माइनस 1 लाख क्या बचा? 4 लाख। इसका 0.5%, 4 लाख इंटू 0.5%, 2000 प्लस 1000, ये 2000 होगा, ये 1000, ये 1000, ये 2000, टोटल 3000 वैल्यू मानी जाएगी यहाँ पर। बट मान लीजिए बेटा, मान लीजिए आप मेरे पास में, आपने मुझे बोला कि सर मेरा जो है वो है $10,000 मेरे पास में, बराबर है $10,000 मेरे पास में, नहीं 10 नहीं, $1 लाख। आप $1 लाख आए, रेट है 50 रुपीज़ डॉलर की मान लो, तो मैं 50 रुपीज़ आपको दे रहा हूँ $1 का, तो मैं आपको 50 लाख रुपया दे रहा हूँ। 10 लाख से तो ऊपर ही है, तब ये वाला मेथड लगेगा। ये क्या 5500 प्लस जो भी ग्रॉस अमाउंट है माइनस 10 लाख, माइनस 10 लाख माइनस करोगे, फिर जो अमाउंट आएगा, मतलब 50 में से 10 गया 40 लाख, 40 लाख का 40 लाख का 0.01% प्लस 5500, ये आपका वैल्यू माना जाएगा। बट शर्त ये है कि ये अमाउंट अगर 60,000 से ज़्यादा होगा तो वैल्यू फिर 60,000 होगी, क्योंकि इन्होंने बोला विच एवर इज लोअर, जो ऊपर फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे वो, और 60,000 विच एवर इज लोअर। ये कब होगा? जब 10 लाख से ज़्यादा का अमाउंट होगा, बराबर है ना। नेक्स्ट आते हैं वैल्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन स्पेसिफाइड सप्लाईज। एयर ट्रेवल एजेंट के केस में, एयर ट्रेवल एजेंट कौन होते हैं? ये एयर ट्रेवल एजेंट होते हैं कि जो नॉर्मल चौराहे पे जो ऑफिस लगा करके बैठते हैं वो नहीं होते हैं, ये ऑथराइज एजेंट होते हैं जिनको एयरलाइंस अपॉइंट करती है। जैसे ये इंडियन एयरलाइंस का ऑफिस है, इंडियन एयरलाइंस ने मुझे एजेंट अपॉइंट कर रखा है, मैं उनके टिकट बेचता हूँ, मैं उनके जो डोमेस्टिक टिकट बेचता हूँ तो उसका जो बेसिक फेयर होता है, बेसिक फेयर मतलब जो गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह माइनस करने के बाद में आएगा, जिस पे कमीशन दिया जाता है, उस बेसिक फेयर जो आएगा, बेसिक फेयर का 5% वैल्यू माना जाएगा कमीशन की वैल्यू। एक्चुअल कमीशन मुझे कितना मिलता है उससे कोई लेना देना नहीं डिपार्टमेंट को। डिपार्टमेंट मुझे बोलेगा महेश गौड़ तुमने कितने टिकट बेचे? मैंने कहा मैंने कम से कम 10 लाख रुपए के डोमेस्टिक टिकट बेचे हैं, तो 10 लाख में से टैक्स माइनस कर दो। मैंने कहा टैक्स 2 लाख का बनता है, बोले 8 लाख से। मैंने कहा हाँ 8 लाख बचता टैक्स माइनस करने के बाद में बेसिक फेयर। बोले 8 लाख का 5%, अब 8 लाख का 5% अपना आता है बेटा 40,000, तो बोले 40,000 हम वैल्यू मानेंगे तुम्हारे कमीशन की। मैंने कहा जी मुझे कमीशन तो 30,000 ही मिला, बोले फिर भी हम 40,000 कंसिडर करेंगे। मैंने कहा अगर 80,000 मिलता बोले तब भी हम 40,000 पे टैक्स लेते, बराबर है। और अगर मैंने इंटरनेशनल फ्लाइट के टिकट बेचे हैं तो 10% ऑफ बेसिक फेयर वैल्यू मानी जाएगी। कूपन और वाउचर का केस पहले ले रहा हूँ मैं, उसके बाद हम लाइफ इंश्योरेंस का लेंगे। कूपन और वाउचर का केस में क्या होता है? कूपन के केस में ये होता है बेटा कि कूपन कौन सा? गिफ्ट वाउचर, गिफ्ट कूपन जो हमने डिस्कस किया था टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर, ये ध्यान से समझना है यहाँ पर। एग्जांपल के लिए जैसे कि आपकी शादी में मैं आपको एक गिफ्ट वाउचर देना चाहता हूँ, वो गिफ्ट वाउचर मैंने पेंटालून से खरीदा, पेंटालून्स को 10,000 देकर के मैंने गिफ्ट वाउचर दिया, वो गिफ्ट वाउचर मैं आपको दूंगा। उस गिफ्ट वाउचर की वैल्यू क्या मानी जाएगी? उसकी रिडीम्शन वैल्यू जो होती है वही वैल्यू होती है। आप उससे कितने की शॉपिंग कर पाओगे? अगर उस 10,000 के वाउचर से आप 9,000 की ही शॉपिंग कर पाते हो तो 9,000 वैल्यू मानी जाएगी उस वाउचर की, बराबर है। तो जब मैं वाउचर लूँगा तो मैं 9,000 पे जीएसटी पे करूँगा, ओके 9,000 पे जीएसटी लिया जाएगा, वैल्यू 9,000 मानी जाएगी उस वाउचर वगैरह की। नेक्स्ट आते हैं आपके बाइंग सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। बाइंग सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स में याद रखना ये मेथड कब लगाना है? इफ़ रिसिपिएंट या इफ़ रिसिपिएंट, इफ़ ITC नॉट क्लेम्ड। अगर आप ITC क्लेम नहीं करते हो तो ही ये मेथड लगाना है। मेथड क्या, जरा ध्यान से सुनना। ये आप हो, आपसे मैंने एक सेकेंड हैंड कार खरीदी, आपने मुझसे 5 लाख रुपया लिया इस कार का। ये कार मैंने इन भाई साहब को बेच दी एज सच विदाउट मैन्युफैक्चरिंग। हाँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, रिपेयर वगैरह क्या वो चलेगा। एज सच इनको मैंने बेच दी 6 लाख रुपये में। आपने मुझसे 5 लाख में खरीदी, आपने अगर ITC चार्ज किया मुझसे, मैंने उसका क्रेडिट नहीं लिया, फिर मैंने 6 लाख रुपए में आगे बेची, बराबर है। तो ये जो डिफरेंस है 1 लाख, यही वैल्यू माना जाएगा। मैं खाली इसी पे आपको GST पे करूँगा, बराबर, आपको मतलब डिपार्टमेंट को GST पे करूँगा। बट ये मेथड जो है सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस इफ़ ITC नॉट क्लेम तभी लगाना। और इसके अलावा एक रीपोजिशन का मेथड है, वो अभी आपके सिलेबस में एप्लीकेबल नहीं है, बराबर है। ये एक्चुअली जब अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदी जाती है तब उसके लिए ये मेथड बनाया गया था। जब लोन या लीज वगैरह देते हैं फिनांस, ये कार वगैरह वाले जो फिनांस पे
गाड़ियाँ देते हैं, उनके लिए मेथड था, बट ये अभी प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है, तो आपके सिलेबस में भी इस पर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, इस पर दिमाग खराब मत कीजिए आप। नेक्स्ट आगे बढ़िए, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस क्या होता है, जरा उसको समझते हैं ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस का केस समझना, जैसे मान लीजिए कि मैं एक इंश्योरेंस कंपनी हूँ, ये मेरी इंश्योरेंस कंपनी है, और मैं आपके पास में आकर के बोलता हूँ कि सर आप इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कीजिए, आप हमको पैसा दीजिए, हम आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी निकालते हैं। आपने बोला भाई आप जो इंश्योरेंस कंपनी हो वो कौन सी पॉलिसी हमारे को दोगे, तो मैंने आपको बोला सर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आप ले लीजिए अगर आपको इन्वेस्ट करना हो। आपने बोला ये क्या होता है, मैंने कहा सर आप जो प्रीमियम दोगे 1 लाख रुपीज़ हमारे को, उसमें से हम 80,000 जो होंगे वो आपके बिहाफ पर इन्वेस्ट कर देंगे, 20,000 जो है वो हम हमारे रिस्क कवर के लिए रखेंगे कि अगर आपको कुछ हो गया तो हमको आपको प्रीमियम तो देना ही पड़ेगा, और प्लस उस वक्त जो आपके इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू होगी वो भी आपके रिप्रेजेंटेटिव को हम दे देंगे। उसके अलावा ध्यान से सुनना, अगर मान लो आपको कुछ नहीं हुआ तो उस केस के अंदर जो भी आपने इन्वेस्ट किया उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपको पेमेंट मिल जाएगा। तो आपका इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस का इंश्योरेंस। तो ये जो बेटा जो रिस्क कवर के लिए जो अमाउंट लिया है 20,000 उसको वैल्यू माना जाएगा, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, बराबर है। तो ग्रॉस प्रीमियम चार्ज माइनस रिड्यूस बाय द अमाउंट अलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट, तो जो बैलेंस होगा वो वैल्यू होगी। नेक्स्ट सिंगल प्रीमियम एन्युटी। मैं आपको आकर के बोलता हूँ कि देखो भाई साहब आप अगर हर महीने या हर साल आप प्रीमियम नहीं भरना चाहते तो एक सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी है। आप आज हमारे को 10 लाख रुपया दे दो, 4 साल या 5 साल बाद में आपको 20 लाख रुपया मिलेगा, बराबर है। आपको बीच में कुछ भी नहीं देना, अगर कुछ हो जाएगा तो ये एक लाइफ इंश्योरेंस है, आपकी फैमिली को क्लेम मिलेगा इसका। तो आप बोलते हो ठीक है, तो ये सिंगल प्रीमियम एन्युटी, आप एक ही बार आप पूरा पैसा दे दोगे, तो जब आप वो सिंगल प्रीमियम दोगे उस सिंगल प्रीमियम का 10% जो होता है वो वैल्यू कंसिडर होगी। नेक्स्ट है पॉलिसी विद ओनली रिस्क कवर। सिर्फ रिस्क कवर के लिए अगर आप प्रीमियम ले रहे हो पर आपको इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करवा रहे हो, आप मुझे बोलते हो कि महेश गौड़ मैं आपको प्रीमियम दूंगा 1 लाख रुपीज़, ये वाला एग्जाम्पल ले लेता हूँ, इसमें से कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना है, पूरा रिस्क कवर के लिए, तो फिर पूरा का पूरा रिस्क कवर के लिए तो पूरा का पूरा जो 100% है प्रीमियम वही आपकी वैल्यू मान ली जाएगी। नेक्स्ट केस आता है इन ऑल अदर केसेस। ऑल अदर केसेस में क्या होता है कि आप आए मेरे पास में, आपने बोला सर पॉलिसी लेनी है, मैंने कहा बिल्कुल पॉलिसी मिल जाएगी। आप एक काम कीजिए, एवरी मंथ आप मुझे 1 लाख रुपीज़ दे देना, ईयर 1 में 1 लाख रुपीज़, ईयर 2 1 लाख रुपीज़, ईयर 3 1 लाख रुपीज़, ये प्रीमियम होगा आपका। तो आपने बोला सर इसमें से इन्वेस्टमेंट कितना होगा, मैंने कहा ये हम अभी आपको नहीं बता सकते हैं, ये कंपनी की पॉलिसी जो है उस पर डिपेंड करता है, हम मार्केट को देख करके इन्वेस्ट करेंगे, तो मतलब कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे वो हम आपको अभी नहीं बता रहे। तो ये जो मेथड हमने पढ़ा था फर्स्ट वाला वो एप्लीकेबल नहीं होगा यहाँ पर। सेकेंड, हर साल आपको प्रीमियम देना, तो सिंगल एन्युटी प्रीमियम वाला मेथड भी एप्लीकेबल नहीं होगा। और थर्ड, पूरा का पूरा रिस्क कवर नहीं है, कुछ हम इसमें से इन्वेस्ट करेंगे, तो थर्ड मेथड भी एप्लीकेबल नहीं होता। तो जब कोई मेथड नहीं लग रहा तो उनके लिए कौन सा मेथड कैसे वैल्यूएशन किया जाएगा, तो बोला गया जब पहले साल का प्रीमियम दोगे, बराबर है, उसका 25% हम वैल्यू मान लेंगे, बराबर, और उसके बाद हर साल जो आप प्रीमियम दोगे वो उस प्रीमियम का 12.5% वैल्यू मान ली जाएगी। ओके, पहले का 25%, उसके बाद 12.5% जो भी प्रीमियम लिया गया है। उसके अलावा आते हैं इसमें रूल 32 सब रूल 7, ये बोलता है नोटिफाइड सर्विस। ये आपके सिलेबस में एप्लीकेबल नहीं, इतना काम का नहीं है। ये क्या बोलता है कि अगर SEZ में अगर आपकी कोई यूनिट वगैरह आप उसको कोई सर्विस देते हो तो उसकी वैल्यू नील मानी जाएगी। तो नोटिफाइड सर्विस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन विदाउट कंसिडरेशन, ये नोटिफाइड सर्विस में SEZ को दी जाने वाली सर्विसेज अभी कवर की गई है। तो ये इतना डिटेल में आपके है नहीं अभी, तो हाल फिलहाल के लिए इसको इग्नोर करो, तो वैल्यू नील मानी जाएगी इफ ITC इज अवेलेबल। नेक्स्ट है रूल 33। रूल 33 है प्योर एजेंट के लिए। प्योर एजेंट के केस में ये क्या बोलते हैं कि अगर प्योर एजेंट आपसे जो भी पैसा चार्ज करता है प्योर एजेंट की कैपेसिटी पे, उस पर GST नहीं लगता, वो वैल्यू का पार्ट नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपका प्योर एजेंट हूँ। प्योर एजेंट कौन होता है समझना, जैसे कि आपको कुछ गुड्स खरीदना है, ये मिस्टर X है, इनसे आपको कोई गुड्स खरीदना है, प्रोडक्ट P आप खरीदना चाहते हो, ये प्रोडक्ट P है जो आप खरीदना चाहते हो, आपने मुझे एजेंट अपॉइंट कर रखा है, मैंने आपको बोला कि मैं डील करवा दूंगा। यहाँ पर मैं शेड्यूल फर्स्ट वाला एजेंट नहीं हूँ, ध्यान रखना। मैंने इनको बोला भाई 10 लाख का माल देना, उनको चाहिए 10 लाख पे आप मुझे 50,000 कमीशन देने वाले हो। तो उन्होंने बोला इनवॉइस किसके नाम पे बनाऊं, मैंने कहा वो जो सामने बैठे हैं भाई साहब उनके नाम से इनवॉइस बना दो, मिस्टर राकेश नाम है उनका, मान लो आपका नाम राकेश है, आपके नाम से इनवॉइस बना दिया इन्होंने। तो इनवॉइस देखो मेरे नाम पर नहीं बनाया, पहली चीज़। इन्होंने बोला पैसा, मैंने कहा आपको पैसा अभी मैं दे देता हूँ, इनको पैसा मैंने दे दिया वो 10 लाख रुपया, फिर मैं आपसे 10 लाख रुपया लूँगा प्लस मेरा कमीशन 50,000 रुपया लूँगा, तो GST 50,000 रुपये लगेगा, 10 लाख पे नहीं लगेगा। 10 लाख मैं प्योर एजेंट की कैपेसिटी पे ले रहा हूँ। तो कभी भी कोई भी एजेंट आपके बिहाफ पे अगर कोई खर्चा करता है जिसका इनवॉइस आप ही के नाम पर बनने वाला है, बराबर है, तो उस केस में प्योर एजेंट की कैपेसिटी पे क्या हुआ खर्चा माना जाएगा, उस पर उसको वैल्यू में ऐड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आता है रेट ऑफ एक्सचेंज। रेट ऑफ एक्सचेंज क्या दी जाएगी, गुड्स के लिए CBIC की जो कस्टम्स एक्ट में रेट दी गई है, बराबर है,
तो टाइम ऑफ सप्लाई जब आप निकालते हो, टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर पढ़ा, उस दिन जो सीबीएसई की जो रेट दी गई है वही रेट आपकी रेट मानी जाएगी। और सर्विस के केस में जनरल एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो रेट इशू करेंगे वो रेट मानी जाएगी। सर ये रेट ऑफ एक्सचेंज हमको क्यों पढ़ना है? क्योंकि जब आप कभी सर्विस या गुड्स एक्सपोर्ट करते हो या इंपोर्ट करते हो, उस केस में इनवॉइस कई बार फॉरेन करेंसी में होता है, तो फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना होता है। तो ये आपके वैल्यूएशन चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका वैल्यू, रूल 36, वैल्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ द सर्टेन स्पेसिफाइड, सॉरी ये रूल 36 नहीं होगा, 35 होगा ये, वैल्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन स्पेसिफाइड सर्विसेज, वो देखते हैं ना बेटा। तो रूल 35 आपको क्या बोलता है? वेयर द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इंक्लूसिव ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी। अगर मान लो इंक्लूसिव वैल्यू, तो आपको मालूम है इंक्लूसिव वैल्यू को हम एक्सक्लूड कैसे करते हैं। जो वैल्यू में जीएसटी का अमाउंट इंक्लूड रहता है, तो जो भी वैल्यू है, वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट, जीएसटी की जो रेट होती है वो, तो वैल्यू इंक्लूसिव जीएसटी मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ जीएसटी डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ जीएसटी, ये फॉर्मूला। यहाँ पे बेटा ये वैल्यूएशन चैप्टर कंप्लीट होता है। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, आपको लगता है फायदेमंद है, तो बेटा प्लीज लाइक करना ना भूलें, इसको लाइक जरूर करें। ओके, तो मिलते हैं हम आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।